पर सांगा लड़ने गया है, युद्ध करने गया है। आगरा के ठीक नीचे, उनकी नाक के ठीक नीचे उनको मार मार के आता है। तो इब्राहिम वापस देखिए आप, इब्राहिम लोदी यदि सांगा से हार के जा रहा है लगातार 2 युद्धों में, सांगा यदि आगरा के पास में जाके हरा रहा है, तो इब्राहिम लोदी कमजोर है या मजबूत है? कमजोर है। राजा कमजोरी को पता चली, तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा लगते हैं, बाबर के पास गए और उन्होंने जाकर क्या रे बाबर, क्या छोटी चिंदी चोरियां करता रहता है। आज सांगा ने दोनों को एक साथ पीटा, सुल्तान मिर्जा को भी मेहंदी। खुद लगता है किस बात के राजा थे जिनका मुख्य टारगेट ये था कि लड़कियां उठानी है। और उनका जो युद्ध है ना अपना, उसमें सामने जो लड़ने के लिए आया ना वो सांगा है। बाबर ने कहा तो कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध हारा नहीं है, सी घाव है इसके, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है। तो डाकी है कि अल्लाह की जिहाद की बातें करता ना अच्छा नहीं लगता बाबर। कैसे? तो दारूड़िया है। बाबर शराबी था, ढंग का शराबी था बाबर, सारे दिन पिया हुआ रहता था। मतलब बाबर की किताब बाबरनामा पढ़ो, उसमें 2 युद्ध है। कौन कौन से 2 युद्ध है बताओ? खातोली का युद्ध और बाड़ी। इसमें भी दूसरा देखिए, कहां का युद्ध है? बाड़ी। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। कहां पे? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा। और 1506 में इसको अपनी वो राजधानी बना लेते हैं। तो सिकंदर लोदी की राजधानी कौन सी है? आगरा। तो इब्राहिम लोदी की भी राजधानी कौन सी है? आगरा। मतलब लोदियों की राजधानी कौन सी है? आगरा। लोदियों से पहले मुसलमानों की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन अब दिल्ली एक केंद्र है, लेकिन एक केंद्र और स्टैब्लिश कर लिया गया। वो केंद्र कौन सा है? आगरा। तो आगरा उनकी मुख्य राजधानी है। आप में से धौलपुर का कौन? आप धौलपुर के। तो बाड़ी, बाड़ी वाले इस इलाके के आसपास का कौन है? आप जैसे बाड़ी से है ना, तो इस आपके बाड़ी से आगरा कितना पड़ता है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है। 95 मान लो, 100 मान लो, मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर मान लीजिए। आप इमेजिन कीजिए इस बात को, यार सोच के देखिए कभी। मैं रोमांचित होता हूं इसको सुन के, देख के, कि यार लोदियों की राजधानी थी आगरा, उसके 100 किलोमीटर अंदर जाके सांगा कूट के आ गया उनको। चित्तौड़गढ़ के कितने लोग बैठे हैं यहां पे जो चित्तौड़ के आसपास के हो? कभी धौलपुर गए हो? किसी मेवाड़ी ने अपनी जिंदगी में आज भी धौलपुर नहीं देखा। सांगा आज के 500 साल पहले लड़ने के लिए धौलपुर चला गया। कितना साम्राज्यवादी, कितना बड़ा राजा है वो। और लोदियों की क्या औकात है इससे पता चलती है। अब भारत के सुल्तान थे, कहां भारत के रहे, आगरा के आसपास के 100 किलोमीटर में नहीं चल रही, वहां कुट्टा मारी है। और जब जी में आया तब अगले के, और वापस इधर तू आके नहीं आएगा, मैं आ रहा हूं उधर। तो बाड़ी जाके जीत के है वो आदमी। मुझे लगता है यार आज भी किसी मेवाड़ी को कहा जाए कि यार पूर्वी राजस्थान देखा है, तो उसका उधर कोई रूट ही नहीं। भाई हम किन क्षेत्रों के अंदर आते जाते हैं, रिश्तेदारियां होती है उधर जाते हैं, या कोई पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, इनमें आपस में कोई सेम बात। धौलपुर वाला इधर नहीं आएगा, मेवाड़ी की तरफ नहीं आएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि जिधर जिनका व्यापार वाणिज्य, पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारियां होती है, उसी क्षेत्र में लोग जाते हैं। इन क्षेत्रों का आपस में इतना कोई आदान प्रदान नहीं रहा। सांगा लड़ने गया है, युद्ध करने गया है। आगरा के ठीक नीचे, उनकी नाक के ठीक नीचे उनको मार मार के आता है। तो इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में रहता है। वो कौन कौन से? खातोली और तो इब्राहिम लोदी उसके बाद नहीं है। इब्राहिम लोदी को पता चल गया कि तुमसे ना हो पाएगा, उसने मरने दो अपने। तलवा में जितने राजा बने वो बड़े कमजोर राजा थे। जब राजा कमजोर होते हैं तो मंत्री पावरफुल हो जाते हैं। जब राजा शक्तिशाली होता है तो मंत्री कमजोर होते हैं। जब राजा कमजोर होता है तो मंत्री क्या हो जाते हैं? शक्तिशाली हो जाते हैं। मोदी जी मजबूत है, इसलिए अपने को पता है नहीं प्रधानमंत्री मंत्री कौन कौन है। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री का स्टेटमेंट आया, शांतनु ठाकुर। कौन मंत्री? शांतनु ठाकुर का स्टेटमेंट आया कि हम जल्दी ही देश के अंदर CAA लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? लोगों ने कहा बाकी छोड़ो, क्या लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आज पता चला कि शांतनु ठाकुर नाम का भी मंत्री है। इतने दिन हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था इस नाम का भी कोई मंत्री बना हुआ है क्या। जबकि मनमोहन सिंह जी वाली गवर्नमेंट थी, उसमें मंत्रियों को सब जानते थे, क्योंकि मंत्री पावरफुल हो रखे थे। मंत्री क्या हो रखे थे? तो देश में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो इतने सर्वोच्च बन गए कि उनके नीचे वाले मंत्रियों को ज्यादा कुछ जानते। और जब प्रधानमंत्री ठीक ठाक रहे तो उस समय मंत्रियों को भी लोग ज्यादा जानते थे। तो वो का वो सेम। राजा पावरफुल है तो मंत्री क्या होंगे? कमजोर। राजा कमजोर है तो मंत्री क्या हो जाएंगे? पावरफुल। तो महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जो राजा थे वो बड़े कमजोर हुए, तो प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल हो गया। और उन दिनों यहाँ का एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? मेदिनी राय। आपका वही मालवा में एक जगह पड़ती है चंदेरी। कौन सी जगह पड़ती है? चंदेरी का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था?
चंदेरी का रहने वाला एक बंदा है, बंदे का नाम क्या है? मदिन राय। ये मालवा का क्या बना हुआ है? प्रधानमंत्री। महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच जितने राजा बने उनको बनाने वाला कौन था? अब ये जब बनाता तो हटा भी देता, तो एक दिन एक को बनाता, 5-7 महीने वो रहा, फिर उसको लगा कि मेरी बात नहीं मानता, हटाया और उसके बेटे को बना दिया। फिर लगा बेटा ही बात नहीं मान रहा, तो पहले वाले का कोई जो पहले वाले से पहले बना था उसके भतीजे को बना दिया। ये कठपुतलियों की तरह नचाता था, कभी इसको उतारता कभी उसको बनाता। इवन महमूद खिलजी सेकंड को भी यदि कोई राजा बना रहा था तो कौन बना रहा था? मदीन राय, जो कहां का है। महमूद खिलजी सेकंड बन गया, पर वो खुद बना तो मदीन राय की सहायता से था, पर वो शक्तिशाली था, मजबूत था, तो उसने बाद में मदीन राय की बातें मानने से मना कर दिया। तो मदीन राय के और महमूद खिलजी के बीच में टसल चलने लग गई। तो इसको मदीन राय को डर लगा, इसको लगा कि यार मालवा की राजधानी थी तब मांडू, कौन सी राजधानी थी? प्रधानमंत्री राजधानी में रहेगा। इसको लगा यदि राजधानी में रहे ना तब तो अपना पंगा हो जाएगा। तो ये भाग के चंदेरी आ गया। कहां पर आ गया? चंदेरी। तो महमूद खिलजी सेकंड ने कहा तुम कहीं चला जा, अब अपनी लड़ाई तो जिंदाबाद है। तो उसको लगा यार चंदेरी में भी लड़ाई होगी अपनी, तो वो भाग के सांगा के पास आ गया। किसके पास आ गया? सांगा कहां का राजा है? मेवाड़। और मेवाड़ और मालवा वालों के आपस में बनती नहीं है, तो मालवा वालों के खिलाफ सहायता चाहिए तो मालवा वालों के दुश्मनों के पास जाओ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो उसने सांगा के पास आका, भाई मेरे को मालवा से निकाल दिया, मेरे से चंदेरी छीन ली, तू मेरे को रहने की जगह दे। और सांगा ने उसको रहने के लिए दे दिया था गागरोन का किला। कौन सा किला दे दिया? किसने दिया? किसको दिया? मदीन राय, जो कि कहां का है, जो कि किससे लड़का है? महमूद खिलजी सेकंड। तो महमूद खिलजी सेकंड ने कहा तू भले पाताल लोक में चला जा, तेरे पे तो अटैक करूंगा। इसलिए महमूद खिलजी सेकंड गागरोन पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? किससे लड़ने के लिए आया वो? मदीन राय। मदीन राय को शरण किसने दे रखी? तो जैसे ही वो गागरोन की तरफ आए, मदीन राय ने सांगा को मैसेज किया कि भाई लड़ाई होगी, फटाफट यूनिवर्सिटी गेट आ जा। तो फिर सांगा मदीन राय को बचाने के लिए कहां पर जाता है? गागरोन। तो वास्तव में लड़ाई तो है मदीन राय और महमूद खिलजी के बीच में, लेकिन मदीन राय को शरण किसने दे रखी है? सांगा। इस लड़ाई किसके बीच होगी? सांगा और, अब आपसे कोई पूछ लेगी सांगा तथा महमूद खिलजी सेकंड के बीच लड़ाई का कारण मालवा का एक प्रधानमंत्री था, वो कौन था? वो कहां का रहने वाला था? हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को क्या कर लिया था? गिरफ्तार। सांगा का सेनापति है, सांगा बड़ा राजीव, और सांगा ने इसको 12 गांव इनाम में दिए। कितने गांव? कहने का मतलब आज के बाद 12 गांव का टैक्स कौन लेगा? हरिदास चारण ने। दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी। कौन कौन से युद्धों में? खातौली और बाड़ी के युद्धों में। सांगा ने मालवा के कौन से सुल्तान को हराया? महमूद खिलजी सेकंड। कौन से युद्ध में? यहाँ क्या है? लड़ाई इस चक्कर में हो गई। इडर एक छोटी सी रियासत थी, इडर में 2 भाई राजा बनने के लिए लड़ रहे हैं आपस के अंदर। एक भाई का नाम था भारमल और एक भाई का नाम था राय। कोई भी शक्तिशाली देश चाहता है कि उसके पड़ोस में क्या रहे, उसके जो लोग हैं वो बैठे रहे। इसलिए गुजरात का मुजफ्फर शाह चाहता है कि इडर में भारमल राजा बन गया तो मेरी ठीक है, भारमल ज्यादा फड़फड़ करेगा नहीं, तो उसने भारमल को वहां पे क्या बना दिया? राजा। तो अब कौन हट गया वहां से? रायमल। रायमल की शादी मेवाड़ हो रखी थी, तो रायमल भाग के मेवाड़ आया। मेवाड़ का राजा कौन है? सांगा। और उसने कहा अरे मैं आपका जवाई हूं, और मेरे को हटा के वहां पे राजा किसको बना दिया गया? भारमल। तो सांगा गया और सांगा ने जाके वहां राजा किसको बना दिया? रायमल। किसको बना दिया? तो अब कौन हट गया? भारमल को बनाने वाला कौन? तो भारमल किसके दम पर कूद रहा था? मुजफ्फर शाह। तो उसने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई वो उधर से रायमल को बनाने के लिए आ रहे हैं। जब सांगा जा रहा था तो मुजफ्फर शाह ने कहा तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूं, तेरे को हटने नहीं देंगे। तो मुजफ्फर शाह भी इधर में आ गया, भारमल वहां पर खड़ा ही है। इधर से सांगा किसको लेके गया था? रायमल। सांगा ने मुजफ्फर शाह को और भारमल को दोनों को एक साथ पीटा और राजा किसको बना के आ गया? रायमल। कहने का मतलब यह है कि सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच लड़ाई का कारण कौन सी रियासत है? ईडर। ईडर में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। ठीक वैसे जिसे कुंभा और गुजरात के बीच लड़ाई का कारण नागौर था। क्या था? कोई पूछेगा नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण कुंभा की लड़ाई कौन सी रियासत से हुई थी? गुजरात। कोई पूछेगा ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण गुजरात की लड़ाई मेवाड़ के किस रणा से हुई थी? सांगा। अब वापस देखिए आप, इब्राहिम लोदी यदि सांगा से हार के जा रहा है लगातार 2 युद्धों में, सांगा यदि आगरा के पास में जाके हरा रहा है, तो इब्राहिम लोदी कमजोर है या मजबूत है? कमजोर। राजा कमजोर होगा तो मंत्री क्या होने लग जाएंगे? पावरफुल। तो इब्राहिम लोदी के 2 चाचा है, एक का नाम है दौलत खान लोदी और एक का नाम है आलम खान लोदी। क्या नाम है? दौलत खान लोदी और आलम खान। वो अब इब्राहिम लोदी को उठा के क्या बनना चाहते हैं? राजा। पर उनकी अकेले पार नहीं पड़ रही, तो वो एक बंदे को बुलाते हैं, उस बंदे का नाम है बाबर। क्या नाम है? और सुनिए बात, बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान नाम सुना है? रूस से टूट के जो एक देश बना उज्बेकिस्तान, वहां का एक शहर है, उस शहर का नाम है समरकंद। क्या नाम है? समरकंद का रहने वाला कौन था? बाबर। बाबर की अपने चाचा से लड़ाई चल रही वहां, बाबर समरकंद में अपने चाचा से लड़ रहा और वहां वो चाचा जीत गया और उसने बाबर को भगा दिया। इसलिए बाबर बेचारा काबुल के पास में एक छोटे से गांव के अंदर बैठा, गांव का नाम है फरगना। क्या नाम है? और बाबर अपना टाइम पास कर रहा है। अब बाबर चाहता है समरकंद का राजा बन जाए, इसलिए बाबर समरकंद की तरफ अटैक करता है, लेकिन चाचा उसको
मार पीट के वापस भगा देता है। इसलिए बाबर को लगा अपने तो खाने पीने के लाले पड़ गए, अपने तो भूखे मरेंगे। काबुल में कुछ था नहीं, पहाड़ियों का देश था। तो बाबर ने भारत की तरफ अटैक करने शुरू किए, पंजाब पर अटैक किए। कहां पर अटैक किए? पंजाब वाली, ये दिल्ली पंजाब, दिल्ली हरियाणा पंजाब वाली ये जो जमीन है, ये इब्राहिम लोदी के आए। लोदी कमजोर है, लोदी कमजोर है, तो बाबर के जब जी में तब पंजाब को लूट के चला जाए। उसने पंजाब पर 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? जब इधर बाबर पंजाब, अब वो ज्यादा नहीं करता बापड़ा, भाग के आता उधर से, लूट मार करता, वापस भाग जाता अपना, भाग के आता, लूट मार करता, वापस भाग जाता। लड़ाई वड़ाई नहीं की उसने कोई इधर ज्यादा कोई। ये बात दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी को पता चली। तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा लगते हैं, बाबर के पास गए और उन्होंने जाकर, क्या रे बाबर, क्या छोटी चिंदी चोरियां करता रहता है, आता है पंजाब में झपट्टा मारता है, वापस भाग जाता है, झपट्टा मारता है। उसने कहा यार खाने पीने के लाले पड़े हुए, जैसे तैसे टाइम पास कर रहा हूं, कहीं आगे गया उधर इब्राहिम लोदी ने सल्टा दिया तो उसने कहा चिंता मत कर, इब्राहिम लोदी बड़ा कमजोर हो रखा है, और तू तो इब्राहिम लोदी पर अटैक कर और दिल्ली आगरा फतेह कर तू अपने। दौलत खान आलम खान लोदी को लगा कि यदि इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो इब्राहिम लोदी हार जाएगा, तो हम क्या बन जाएंगे? राजा, क्योंकि तो वापस आ ही जाएगा जब 4। और इसने कहा ज्यादा पैसे मिलेंगे कि पंजाब में कितने मिले तेरे को, तू दिल्ली आगरा भयंकर रुपए लेना, वापस आ जाना। तो बाबर ने कहा पर इब्राहिम लोदी भी तो यार कुछ तो होगा ही, उसके बाद दिल्ली आगरा का गए, हम अलग हो जाएंगे उससे, हम अलग हो जाएंगे, तो और कमजोर हो जाएगा, तू आराम से हरा देना उसको। तो भाई इधर से बाबर काबुल से रवाना होता है। काबुल से रवाना होता है, वो पाकिस्तान पूरा क्रॉस करता है, पाकिस्तान पूरा क्रॉस के इंडिया वाले पंजाब में घुसता है। इब्राहिम लोदी अब तक अपने आगरा दिल्ली में चुपचाप ही बैठा हुआ है। वो जब पंजाब घुसा तब इब्राहिम लोदी के बाकी मंत्रियों ने कहा कि सुल्तान वो पंजाब क्रॉस कर गए। पंजाब क्रॉस करने का मतलब हरियाणा बीच में आगे दिल्ली है और तुम चुपचाप बैठे हो। इसलिए बेचारा इब्राहिम लोदी दिल्ली से बाहर निकलता है, उधर वो पंजाब से आगे आता है। दिल्ली पंजाब के बीच में हरियाणा, क्या आएगा? पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध? किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, 1526। कब हो रहा है? और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली आगरा पे क्या कर लेता है? कब्जा। दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी को लगा था ये दिल्ली आगरा का रुपए लेके वापस चला जाएगा, वापस गया नहीं, यहीं रह गया। उसने कहा नहीं जा रहा। और इतने रुपए मिले उसको, इतने रुपए मिले दिल्ली आगरा से कि उसने काबुल में हर एक आदमी को एक एक चांदी का सिक्का भेजा, कि सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, नो मोर पॉवर्टी। अब दोबारा काबुल में उस लिचड़ पड़े में जाके आज रहे, निकल रहे, अब अपने कहां रहेंगे? दिल्ली और आगरा। अब जब उसने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया तो आगरा की बाउंड्री की तरफ जब अपने राजस्थान की तरफ आते तो एक किला था, उस किले का नाम था बयाना। क्या नाम था? बयाना। तो वो बयाना पे कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? बयाना पे कब्जा कर लिया उसने। जब उसने बयाना पे कब्जा किया तो अपने संगा को इधर पता चला कि यार उधर चेंज हो गया मामला। पहले उधर था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को तो मैंने हराया था, इसलिए उसकी कभी औकात नहीं हुई दोबारा अपनी तरफ देखने की। पर अब इब्राहिम लोदी तो हट चुका है, वहां पर कौन आ चुका है? बाबर। और बाबर अपने राजस्थान की तरफ बढ़ गए, किले पे कब्जा कर चुका है। कौन से किले पे? तो सांगा रहा तू रुक रहे, इस बार परमानेंट इलाज करते हैं। तो सांगा इधर से अपने राजस्थान के राजाओं को और कहता है कि भाई लो आओ साथ देने के लिए। 2 टुकड़ियां बनाते हैं, एक टुकड़ी अटैक करेगी आगरा की तरफ, एक टुकड़ी अटैक करेगी दिल्ली की तरफ। कहां का अटैक करेंगे? एक आगरा और एक दिल्ली। आगरा चूंकि लोदियों की राजधानी थी, इसलिए बाबर ने भी राजधानी किसको बनाई? आगरा। और आगरा के पास कौन से किले पे कब्जा कर लिया? बयाना। तो सांगा ने कहा इधर मैं खुद जाऊंगा। उधर बाबर बयाना के अंदर बैठा हुआ, बाबर का एक सेनापति यहां पर बैठा हुआ है, मेहंदी ख्वाजा। कौन बैठा हुआ है? मेहंदी ख्वाजा। कहां पर बैठा हुआ आपका? बयाना। मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि भाई उधर मेवाड़ से मेरे से लड़ने के लिए कौन आ रहा है, तो उसने बाबर को मैसेज किया आगरा कि यार सुना इधर मेवाड़ का राजा सांगा और वो अपनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, बयाना में क्या करना है? उसने खड़ा रहा, कोई चिंता नहीं है, मैं एक सेनापति और भेज रहा हूं, मिलकर लड़ना। उसने एक सेनापति और भेजा, सुल्तान मिर्जा। कौन भेजा? कौन से किले की रक्षा के लिए? किसने भेजे सेनापति? किससे लड़ने के लिए? किससे लड़ने के लिए? तो भी लड़ाई कहां होगी? बयाना में। सांगा ने दोनों को एक साथ पीटा, सुल्तान मिर्जा को भी मेहंदी ख्वाजा को। जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। जब सेना लड़ने के लिए जाती है ना तो ढोल नगाड़े लेके जाते, भाई जीत जाएंगे तो ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, हार जाएंगे तो वापस आ जाएंगे भाई अपने लेके। तो उधर बाबर के पास एक वाद्य यंत्र था, उसका नाम था तासा। कौन सा वाद्य यंत्र था? अरबों का एक वाद्य यंत्र था, तासा। बाबर लेके आता, उधर वाले तासा बजाया करते, वो तासे वहां से पीछे छूट गए। तो कोई पूछेगा कि बयाना युद्ध के बाद सांगा मुगलों का कौन सा वाद्य यंत्र छीन लेता है, या कोई पूछेगा भारत में तासा कौन से युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ था, या कौन से युद्ध के बाद भारत के अंदर आया था? मतलब मुगलों की राजधानी है आगरा। मुगलों की राजधानी कौन सी है? वो 55 किलोमीटर दूर है उससे बस, और वहां जाके कूट रहा है उनको ढंग से। कितना साम्राज्यवादी राजा, वो कितना बड़ा राजा रहा होगा उत्तर भारत का, कि उसने बैंड बजा रखे आसपास वालों की कि लो तुम आओ, बाहर निकलो तुम एक बार, फिर मैं देखता हूं बाकी क्या करना है।
अब जब ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा यहां से हार के गए, अब उसका टारगेट था कि अपने बयाना जीत के आगरा पे अटैक करेंगे, आगरा पे कब्जा करेंगे। तो बाबर को डर लगा, बेचारे को। बाबर लगा अरे मुश्किल से ढंग के दिन आए, दिल्ली आगरा मिला है, वापस उस काबुल वाले लिचड़ पड़े में जाकर रहना पड़ेगा, वहां मंगता है और कुछ है नहीं। अफगानिस्तान में अब भी कुछ ही नहीं है, तो है ना, इसीलिए वो लड़ाइयां है जी। गांव में कहते हैं लड़ाई टोटा की हुआ है, गरीबी की लड़ाई होती है। जब कुछ ही नहीं होता है ना तो आपस के अंदर लड़ते हो, तो वहां टोटा ही है, कुछ है नहीं वहां पे, तो वहां लड़ाइयां है। तो भाई इधर से बाबर ने कहा कि, और खनिज वनीज होते भी हैं तो वो लड़ाइयों वड़ाइयों के अंदर उनके कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते उनको खुद वो नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तक भी अफगानिस्तान को देख के लगता है ना ऐसे कोई 500 साल पहले जी रहे हो। अभी तक ये आदमी तलवार लेके लड़ रहा है, फोटो आती है उनकी कि साइकिल पे जा रहा है, आगे लोटा लटका रखा है, पीछे बंदूक है। लोटा लेके जाते हैं तब बंदूक लेके जाते हैं साथ में। तो मध्यकालीन समाज ये, दूर दूर का कोई नाम तो उनके बाद वैसी खबरें आती है कि ये गांव में गए, जो तालिबानी थे वो गांव के अंदर कमांडर घुसे वहां पे, गांव में कहा भाई रोटी सब्जी बनाई जाए, गांव वालों ने बनाई, सब्जी में नमक कम था, किसने बनाई, तो उस महिला को सामने किसने बनाई, कोड़े मार मार के मार दी जाए। अभी तक भी जब ये सजाएं हैं तो समाज कितना पीछे चल रहा होगा। तो ये इसी वजह से तो है कि वो सभ्यता ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाई, खाने पीने के टोटे पड़े रहे, इसलिए पहाड़ियों में पड़े रहे, इधर उधर आपस में कबीले लड़ते रहे, ढंग से जो सभ्यता का विकास होना था वो हो ही नहीं पाया वहां पर। तो ये बाबर को और लगा गया वापस लिचड़ पड़े में तो आज जाया जाए निकल जाया जाए, इससे अच्छा अपने जाके लड़ ले, क्या पता लड़ाई में फिर भी एक चांस होता है कि अपने जीत ही सकते हैं। फिर बाबर बेचारा आगरा छोड़ के बाहर की तरफ आता है, इधर ये बयाना से आगे बढ़ते हैं, उधर वो आगरा से आता है, बीच में एक जगह पड़ती है खानवा। कौन सी जगह से, इधर ये है, महीने भर का टाइम था बीच के अंदर। तो पहले अपने राजा यूं था कि लड़ाइयों की तैयारी करके लड़ाई करते, अपनी सेना इधर लगाते, वो अपनी सेना उधर लगाते। तो बाबर अपनी सेना वेना लगा रहा, बाबर थोड़ा ऊंचाई की तरफ था, ये थोड़े नीचे की तरफ थे उधर, तो बाबर की लोकेशन बहुत अच्छी थी। बाबर के जो सैनिक खान बयाना में घायल हो गए थे उसने इलाज वगैरह करवाया, लड़ाई की तैयारियां की, दुश्मन का पता लगाया कितने सैनिक है कितने नहीं, अपने कौन लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे कहाँ कौन खड़ा होगा, सब अपना डिस्कस किया। तो उसके दिमाग में माइंड मैप तैयार हुआ कि ऐसे ऐसे कुछ करके अपने को लड़ना है। 17 मार्च को लड़ाई है, 16 मार्च को अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है और सैनिकों को इकट्ठा करके कहता है कि कल अपने संगा के खिलाफ लड़ेंगे। हाउस दा जोश, सबने कहा लो सर। क्या कारण है? कारण यह था कि बाबर जब अफगानिस्तान से आया था, काबुल से आया था, तब अपने सैनिकों को कह के लाया था कि यार अभी तक तो अपने पंजाब में छोटी मोटी चोरियां करते हैं, इस बार दिल्ली आगरा जाएंगे, बड़ा माल हाथ लगेगा, रुपए लेके आएंगे। फिर वो एक लालच ये दे के लाया था कि भारत से लड़कियां उठा के लेके आएंगे। मैं कई बार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार किस बात के राजा थे जिनका मुख्य टारगेट ये था कि लड़कियां उठानी है, और उनको राजाओं में और गिना जाता है कि यार राजा था। वो साफ साफ लिखते हैं कि भाई हमने ये सैनिकों को कहा क्या लड़कियां उठानी, इस चक्कर में सैनिक वहां से कबीले कबीले उठ के आ गए। अब वो यहाँ पे लड़ने के लिए आते, भाई हंसने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात क्या। फिर कहते हैं कि साहब जौहर क्यों हुए, इसलिए जब टारगेट ही किसी का ये है, पर लड़ाई का टारगेट ये थोड़ी होना चाहिए। महिलाएं और बच्चे आज भी किसी भी सभ्य लड़ाई माना जाता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, जो कि मध्य काल में ये प्रभाव पड़ने लग गए थे, इसलिए परंपराएं चेंज हो गई, युद्धों के तरीके पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। तो बाबर आ तो गया, आया तब तो वो क्या कहता है रुपए मिलेंगे लड़कियां मिलेगी वापस आ जाएंगे, लेकिन अब वापस नहीं जा रहा। तो एक राजा होता है ना, वो तो दूसरी जगह जाके भी राज करने की कोशिश करता है। सैनिक को पता अपने को लड़ना है मरना है, यहाँ लड़े तो मरे, वहां लड़े तो मरे। तो उसे लगा मैं क्यों लड़ू, यहाँ मेरा घर है पीछे। उसे लगता है यार ये क्या किया था, थोड़े दिन में चल लेंगे, 1 साल हो गया वापस जाने का नाम नहीं ले रहा, चिट्ठी आई है, संदेश से आते हैं, कई गाने गाने पड़ते हैं मेरे को यार। तो सैनिकों ने कहा था एक तो तू कह के लाया था कि अपने वापस चल लेंगे, लेकिन वापस नहीं जा रहा। फिर कोई बात नहीं, तू कह रहा अपने को माल मता यहाँ पे डंका मिल रहा है, अपने यहाँ बैठ जाएंगे, पर अगला जो युद्ध ना अपना, उसमें सामने जो लड़ने के लिए आया ना वो सांगा है। बाबर ने कहा तो कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध हारा नहीं है। सांगा ने कहा क्या, बाबर ने कहा क्या फर्क पड़ता, आपने भी मुगल है। उसने कहा भले कुछ ही होंगे, अपने मुगलों को थोड़े दिन पहले बयाना वाले युद्ध में इसने धोतियां खुलवा ली। इस मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा का तो वीडियो है। इनके भरोसे तू कह रहा है कल अपने जीतेंगे और कल अपने युद्ध करेंगे। और सुन, इस आदमी के बारे में पता लगाया तो पता चला इसके एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, 80 घाव है इसके। कितने घाव है? फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो डाकी है। और इस लड़ाई में इसका कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। भाई ये तो पूरा कर चुका है अपना जीवन, इसको मरना है, पर तू फालतू में क्यों मर रहा है?
बाबर को लगा अरे मरा दिया, यदि किसी की सेना ही तैयार नहीं हो लड़ने के लिए तो क्या लड़ा जाए? है भाई, मैं टीचर हूं और मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि बच्चों के सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होंगे, आरएस में सिलेक्शन होंगे, और मैं तुम्हें आगे पढ़ा दूंगा, हमें नहीं करनी तैयारी। तो मैं क्या कर लूं यार तुम्हें पढ़ा के? मैं बोले कितना ही जोश दिलाऊं कि आरएस क्या होता है, हा 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 हा, क्या होता है बता देंगे क्या होता है। तो भाई आप में भी तो होनी चाहिए ना। गांव में कहते हैं अपने बजायड़ा कुत्ता शिकार को नहीं करे, है कि किसान के पास में कुत्ता होता है, एक तो खुद ही जैसे खेत में पशु देखता है भागता है उसके पीछे उनको भगा देता है, एक किसान को कहना पड़ता है शेरू जरू बिल्लू बिल्लू उठ के जा, और बिल्लू उसके बावजूद उठने का नाम है नहीं लेता, बिल्लू पड़ा रहता है, मरने दे खाने दे खेत, क्या फर्क पड़ता है। तो गाँव में कहते हैं बजेड़ा कुत्ता शिकार कौन करे, ये तो अपने मन के अंदर ही हूंस होनी चाहिए तभी आप लड़ पाओगे, वरना लड़े नहीं। तो बाबर लगा सैनिक ही साथ नहीं देंगे तो अपना तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो बाबर उनको एक भाषण देता है, बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? बाबर खुद के लिए लड़ता है, उनका लगता नहीं दिख रहा है भाई साहब, और किसके लिए लड़ता है? बाबर क्या साम्राज्य विस्तार के लड़ता है? उनका हाँ। बाबर ने कहा ना, तुम लोगों को गलत फहमी है, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि पहाड़ों पे, पठारों पे, मरुस्थलों में, नदियों में, झीलों में इस्लाम का झंडा लहराया जाए। बाबर मजहब के लिए लड़ता है, ये जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते हैं? और इस जिहाद में यदि कल तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो वेल एंड गुड, यदि तुम ना भी लड़ोगे, तुम्हें क्या लगता है बाबर लड़ेगा नहीं? बाबर अकेला जिहाद करेगा, अकेला लड़ेगा। अगर बाबर मर गया तो बाबर शहीद हो जाएगा, बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वे धर्म योद्धा जो युद्धों में लड़ा करते उनको बोलते गाजी। क्या बोलते? मर गए तब तो क्या हो जाएंगे? शहीद। तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लड़ो तो लड़ो, वरना बाबर अकेला लड़ेगा, मैं तो कम से कम जिहाद करूंगा। थोड़ी जिहाद की इस टाइप की बातें की, थोड़ा सैनिकों में थोड़ा जोश है। पर एक आधे फौजी साहब को दिमाग वाले थे, फौजी साहब ने कहा कंट्रोल ब्रो, एक मिनट, एक सवाल है मेरा। हाँ। उनका तू अभी इस्लाम की, अल्लाह की, जिहाद की बातें करता ना, अच्छा नहीं लगता बाबर। कैसे? तू दारूड़ी है। बाबर शराबी था, ढंग का शराबी था बाबर, सारे दिन पिया हुआ रहता था। मतलब बाबर की किताब बाबरनामा पढ़ो, उसमें वो जगह जगह लिखता है कि आज मैं सुबह उठा, शरीर टूट रहा था, फिर 2 पेग लगाने ही पड़े मेरे को, और दोपहर में तो मेरा मूड नहीं था, पर वो रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदारों को सूखा भोजन तो कैसे करवाया जाए, उनके चक्कर में तो 2 पेग लेने पड़े। शाम को तो बरसात होने लग गई थी, मौसम की नजाकत को देखते हुए 2 पेग लगाने पड़े। पूरे दिन पिया हुआ रहता था बाबर। और ये मुगलों में ये सारे नशेड़ी सारे के सारे थे। इसमें 2 तो भयंकर नशेड़ी, बाबर और जहांगीर, और दोनों ने आत्मकथाएं लिखी है। कोई पूछे कि कौन कौन से मुगल बादशाहों ने आत्मकथाएं लिखी थी, किस किसने? वो पिया हुआ आदमी कुछ ही कर सकता है। पिया आदमी का भाई किताब लिखेगा, तो भाई ने किताब लिख दी, खुद नहीं बैठे बैठे। और जहांगीर तो इस मामले में और मस्त आदमी था बाबर, वो तो लिखता है यूं सरेआम कि दिन में 14 पेग, शाम को 6 पेग, 20 पेग डेली के लेता हूं। और वो तो और लिखता है कि पहले मैं नहीं पिया करता था, वो तो एक बार शिकार खेलने गया था, वहां थक गया था, और वहां कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ थे, और उन्होंने कहा सर एक लेके देखो, हो तरंग नहीं आ जाए तो। मैं जहांगीर को बिगाड़ने वालों में तो कोई अपने वालों के हाथ आ रहे, अपने वाले बिगाड़ गए उसको तो बाप को। तो बाबर वैसे दारूड़ी आदमी था। तो एक फौज साहब खड़े, फौज साहब ने कहा दारूड़ी है, सुबह शाम पिया हुआ रहता है, चाल तेरे को आती नहीं ढंग से, और तेरे मुंह से अल्लाह की मजहब की बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। बाबर को लगा कि उड़ गई बाबर की एकदम। और बाबर ने कहा सही कहा तुमने, और मैं ये शराब का गिलास फेंकता हूँ, आज के बाद शराब के कभी भी हाथ ही। फौजी का वो कार्टून पड़ा है अंदर, उनका सबके सब फेंक दीजिए, बाबर पूरी शराब फेंकवा देता है। एक फौज साहब और खड़े, और फौज साहब ने कहा एक बात और, कुरान ये भी कहती है कि मुस्लिम व्यापारियों से कोई भी मुस्लिम राजा टैक्स नहीं लेगा, और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? तो यार व्यापारियों से तमगा लेता है। बाबर कहता है, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से कौन सा टैक्स नहीं लेगा। तो बाबर क्या घोषणा करता है? ये सीधी लड़ाई नहीं है, राजाओं की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई में अपने को लड़ना है। तो ये क्या है अपना? जी हाँ, मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा? शराब। कौन सा कर नहीं लूंगा। अच्छा, बाबर ने दिल्ली आगरा पे कब्जा किया था, किसको हरा के किया था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में लड़ता हुआ, वो सल्तनत का एकमात्र राजा जो किसी युद्ध में लड़ते हुए मारा। बाकी मुसलमान राजा खुद युद्ध में जाते ही नहीं थे, वो केवल पीछे बैठ के देखते ही थे। वो बताते भाई तू आगे जा, तू आगे जा। इब्राहिम लोदी खुद चला गया था, काम आ गया। तो इब्राहिम लोदी का भाई था, उसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? उसमें बड़ा गुस्सा था, उसको लगता था मेरे भाई को मारने वाला कौन है? बाबर। तो वो भी इस युद्ध में सांगा की तरफ आ गया था। किसकी तरफ आ गया? तो इब्राहिम लोदी के कौन से भाई ने भाग लिया? कौन से भाई ने? महमूद। किसकी तरफ से? वो क्यों आएगा सांगा की तरफ? भले ही पहले लोदियों की सांगा से भी बनती नहीं है, पर लोदियों का नया नया दुश्मन कौन है? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन है? सांगा।
दुश्मन का दुश्मन। वास्तव में इस युद्ध में बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना ज्यादा थी। इनके पास में खूब सारी सेना थी, पर इनकी सेना में ढांचा कुछ यूं था कि जैसे इतने सारे लोग लड़ने के लिए लिखे, तो हमने लिखा मान लो वागड़ का उदय सिंह। कौन लिखा? वागड़ का उदय। तो वो अपने 7,000 आदमी लेके यहां पर खड़ा है। हमने लिखा आमेर का पृथ्वीराज, तो वो अपने 3,000 आदमी लेके यहाँ खड़ा है। हमने पढ़ा सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत खड़ा है। यहाँ पर अखेराज देवड़ा खड़ा है, यहाँ कोई मालदेव खड़ा है, यहाँ कोई आपका वीरम देव खड़ा है, यहाँ बीचों बीच एकदम सांगा खड़ा हुआ है, इधर कल्याणमल खड़ा है, इधर दूसरा कोई इडर वाला भारमल खड़ा है। सारे के सारे अलग अलग अपने खड़े रहे। अपने ये था कि जितने भी सेनापति राजा जो भी होंगे वो सारे युद्ध में भाग लेंगे। मुसलमान राजाओं में राजा भाग नहीं लेते, यहाँ पे राजा भी भाग लिया करते थे। तो अब जब लड़ाई शुरू होगी, अब यहाँ पे वागड़ का उदय सिंह लड़ रहा है, अपने 7,000 आदमियों के साथ लड़ रहा है, तो गोली तो उसके भी लग सकती। तो अब मान लो उदय सिंह, लड़ाई शुरू हुई 5 मिनट बाद में उदय सिंह की गोली लगी, उदय सिंह मर गया, तो उसके 7,000 फौजी नहीं लड़ेंगे। 7,000 फौजियों ने कहा भाई हम किसकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह मर गया, तब हम लड़ाई करेंगे नहीं, अब ये बाहर निकल जाएंगे। इधर ये आमेर वाला पृथ्वीराज है, इसको मान लो कुछ हो गया तो इसके 3,000 फौजी बाहर निकल जाएंगे। सेनापति का ऑर्डर उसकी सेना फॉलो करती, सेनापति मर गया तो उसकी सेना लड़ती नहीं थी। अलग अलग इकट्ठे तो कर लिए थे, लेकिन एकता की कमी थी। किसी कमी थी? पॉबेड के अंदर एक सिद्धांत होता है आदेश की एकता। क्या सिद्धांत होता है? आदेश हमेशा एक जगह से मिलना चाहिए, तभी कोई संगठन ढंग से काम कर पाता है। ऑर्डर देने वाली शक्तियां जब 2-3 हो जाएगी तो कोई भी संगठन ढंग से काम नहीं कर पाए। फिर इसमें युद्ध में एक बड़ा अंतर यह रहा कि बाबर लेके आया था तोपें। क्या लेके आया था? भारत के अंदर तोपें कोई लेके आया था, तो वो आदमी कौन था? बाबर। पानीपत वाला युद्ध, खानवा वाले 2 तोपों का प्रयोग कर रहा था, अपने वालों की तोपों की लड़ाइयां की भी नहीं थी। अब तोपों से लोग मरने लगे, क्योंकि अपनी लड़ाइयां वैसी थी, तलवार से तलवार, भाले से भाला, वैसे लड़ा करते थे। जब तोपों लड़ाइयां हुई तो तोप तो एक साथ ही 10 को मार जाएगी सामने, तो तोपों के गोले आने लगे। तो इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इन तोपों से कैसे लड़ना है। हालांकि थोड़ी देर बाद इनके पल्ले पड़ा तो साइड साइड के अंदर होने लगे, साइड साइड में जाके लड़ने लग गए थे, पर तब तक इनको खूब नुकसान हुआ। इनके आगे वाली सेना के सेनापति मर गए, इसलिए वो सेना युद्ध को छोड़ छोड़ के जाने लगे। एक चक्कर और पड़ा, अपने यहाँ पे राजाओं के पास में हाथी बहुत ज्यादा हुआ करते। लड़ाई में क्या ज्यादा होते? हाथी। हाथियों ने भी बेचारे तोपें पहली बार देखी, आउट ऑफ सिलेबस था मामला, तो वो धमाकों से हाथी घबरा गए, इसलिए हाथी भागने लग गए। हाथी जब बिफर जाता है, हाथी जब यूं हो जाता है, तो बाद में हाथी को रोकना बहुत असंभव हो जाता है, इसलिए हाथियों ने सांगा की सेना कुचलना शुरू कर दिया। हाथियों की वजह से सेना इधर उधर भाग रही है, तोपों की वजह से सेना को हटना पड़ रहा है, सेना मर रही है, तो सेनापति जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इन बिटवीन कुछ लोगों को ये लगा कि यार ये तो बाबर जीतेगा और अपने हारेंगे, मर रहे हैं, तो कुछ लोग बीच में जाके बाबर से मिल गए। किसे मिल गए? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह है? और रायसीन का एक बंदा लड़ने के लिए आया हुआ था, सलहदी तंवर। कौन लड़ने के लिए आया हुआ? सलहदी तंवर। और वो युद्ध को बीच में छोड़ के, सांगा का साथ छोड़ के किसके साथ चला गया? बाबर। इधर नागौर से अपने लड़ने के लिए गए हुए थे खानजादे मुस्लिम। कौन लड़ने के लिए? ये लड़ने तो गए थे सांगा की तरफ से, लेकिन बीच में सांगा को छोड़ के किससे मिल गए जाके? बाबर। जब सांगा ने ये देखा कि उसके सेनापतियों के मरने की वजह से सेना निकल रही है, तोपों की वजह से नुकसान हो रहा है, इसलिए सेना इधर उधर जा रही है, हाथियों की वजह से नुकसान हो रहा है, मेरे कुछ सेना जो जाके बाबर से मिल रही है, इसलिए बाकी सेना का मोरल डाउन हो रहा है, इसलिए सांगा अपने आसपास वालों को कहता है मुझे सबसे आगे ले जा खड़ा कर दो। लोगों ने कहा सर आप आगे मत लड़िए, आप बीच में लड़िए, हम आगे लड़ रहे हैं। कि नहीं, मैं यदि आगे आगे जाके लड़ूंगा तो बाकी जो सेना पीछे खड़ी रहेगी उसका मोरल अप होगा, और सेना लगेगा जब राजा लड़ रहा है तो अपने को लड़ना चाहिए। तो सांगा सबसे आगे चला कर वाकई हुआ, जैसे सांगा आगे गया बाकी सेना ने ढंग से लड़ना शुरू कर दिया। अब युद्ध वापस बराबरी का होने जा रहा था। तब बाबर दिमाग लगाता है, बाबर इस बात को जानता था कि यदि सांगा को मार दिया गया तो उनकी पूरी सेना वापस चली जाएगी, क्योंकि सेना को लगेगा राजा मर गया तो अब लड़ने का कोई भी तुक ही नहीं है। तो उसने अपनी एक तीरों की टुकड़ी थी, उसको ऑर्डर दिया कि सारे के सारे जो तीर है वो सांगा की तरफ मारे जाए। सांगा चूंकि हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, इसलिए हाथी दूर से दिखाई भी देता है सांगा कौन है। उस टुकड़ी ने सारे के सारे तीर उधर मारने शुरू किए, तो वो एक तीर सांगा के लगता है। सांगा घायल था, पहले से घायल था, घायल अवस्था में युद्ध कर रहा था, आगे जा खड़ा था। एक तीर उसके लगता है, फिर भी मरता तो फिर भी नहीं है, पर वो हाथी में जहां बैठा था वहां गिर गया पीछे। गिरा तो अब जब हाथी, यहाँ हाथी खड़ा है, यहाँ कोई बंदा गिरेगा तो पीछे सबको दिखेगा ना एकदम, तो पीछे वालों लगा राजा गिर गया, इसका मतलब राजा मर गया, तो पीछे वाली सेना हटने लग गई। आगे वालों को पता चला राजा मरा नहीं है, युद्ध अभी तक जारी है, राजा को बाहर ले जाकर इलाज कर लेते हैं। अपने मेवाड़ में रिवाज था कि सेना की हरावल में हमेशा लड़ने के लिए जाएंगे सलुम्बर वाले, और यदि राजा को किसी भी कारण से बाहर निकालना पड़ गया तो सादड़ी का झाला राजा की जगह बैठ के लड़ेगा। कहाँ का झाला? और सादड़ी का जो झाला लड़ने के लिए आता वो था झाला अज्जा, नाम लिखा हमने। तो झाला अज्जा को फटाफट सांगा वाला मुकुट पहनाया और मुकुट पहना के वहां पर बिठाया गया। तो कोई पूछेगा
कि खानवा युद्ध में जब सांगा घायल हो गया था तो युद्ध को लीड किसने किया था? फिर भी झाला अज्जा को बिठाया, तब तक पीछे वाली सेना हटने लग गई थी। आगे आगे वाले जैसे तैसे युद्ध को अपना शुरू किए हुए थे। तब बाबर अपना अंतिम वो चलता है। बाबर उज्बेक था, उज्बेकिस्तान में लड़ने का तरीका था तुलगुमा। क्या था? एक सेना की टुकड़ी सामने से लड़ रही थी, उसने एक टुकड़ी अपनी इधर से उतारी, एक टुकड़ी अपने इधर से उतारी, तीन तरफ से घेर के मारते थे। अपने वालों को ये लड़ाई तो एकदम ही नहीं आती थी। अपनी लड़ाई का मतलब था 1 to 1, मैन टू मैन मार्किंग थी। एक बंदे से एक बंदा लड़े। अब मैं यहाँ किसी से लड़ रहा था, एक बंदा इधर से भी मेरे से लड़ने के लिए, एक इधर से भी है, तो मेरी ये भी नहीं समझ में आया कि ये दो क्यों आ गए। और वो कई देर तो अपने वाले वैसे कहा कि चिटिंग है, चिटिंग, सामने से आओ। लेकिन तब तक मामला पूरा गड़बड़ा गया था। एक तो तोपखाना और एक तुलगुमा, कौन कौन सी दो चीजें? बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल, तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की।